चलिए, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं, अभी मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जब भी मैं कुछ राजवंशों के विषय में आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं बस्तर के विषय में, ठीक है, ये अपना बस्तर है ना, ये अपना बस्तर है। तो बस्तर के विषय में दो तीन राजवंशों को आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे मैं अगर प्राचीन इतिहास की बात करूंगा तो प्राचीन इतिहास में आपको नल डायनेस्टी याद रखना, नल डायनेस्टी याद रखना है। मध्यकालीन इतिहास में आपको छिंदक नागवंश याद रखना है, छिंदक नागवंश। और वहीं मध्यकालीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक आपको काकतीय राजवंश को ध्यान में रखना, काकतीय राजवंश। मूल रूप से अगर हम देखना चाहें तो एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत, एंशियंट सीजी हिस्ट्री के अंतर्गत हम याद रखते हैं नल डायनेस्टी के विषय में। फिर मिडाइवल सीजी हिस्ट्री में हम ध्यान रखते हैं छिंदक नागवंश और कुछ हिस्सा किसका है, काकतीय राजवंश का। फिर जैसे ही हम लोग मॉडर्न छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो मॉडर्न छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण रूप से काकतीय राजवंश पर फोकस्ड हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया? तो इन तीन राजवंशों को आपको कहां से कनेक्ट करके याद रखना है, बस्तर से कनेक्ट करके याद रखना है। हम एक राजवंश है जिसको हम कहते हैं छिंदक नागवंश। तो इस छिंदक नागवंश पर अभी हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा। छिंदक नागवंश का जो शासन काल है 1023 से 1324 ईस्वी तक कलचुरी कालीन शासन के समकालीन रहा है। और इन्होंने अपनी राजधानी यहां पर अब आज दंतेवाड़ा जिला कहलाता है, दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा में क्या है, चक्रकोट, चक्रकोट। तो दंतेवाड़ा जिला में बारसूर एरिया जो है, बारसूर एरिया, बारसूर क्षेत्र में इन्होंने चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाया था। मूल रूप से छिंदक नागवंशियों की जो जानकारी है हमको तेलुगु शिलालेख एर्राकोट से मिलती है। इसके अलावा राजपूत ताम्रपत्र, टेम्बरा अभिलेख, कुरुसपार शिलालेख एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरुसपार शिलालेख किससे संबंधित है, सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है ना। सोनार पार अभिलेख, दंतेवाड़ा स्तंभ अभिलेख और बारसूर के मामा भांजा मंदिर, आईएमपी। बारसूर के मामा भांजा मंदिर को किन शासकों ने बनवाया, छिंदक नागवंशियों ने बनवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणेश मंदिर, क्लियर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। जो छिंदक नागवंशी थे ये छिंदक कुल के थे और गोत्र इनका कश्यप था। शैव धर्म के मतावलंबी थे, मणिकेश्वरी देवी की उपासना करते थे। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि यही मणिकेश्वरी देवी दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी के नाम से आज प्रसिद्ध है। क्लियर। प्रथम शासक माने जाते हैं नृपति भूषण। और इस प्रकार से हम जो एर्राकोट अभिलेख है इनका नाम हम क्षिति भूषण या नृपति भूषण के नाम से भी कई बार देखते हैं। अंतिम शासक इनके कौन है, हरिश्चंद्र। अंतिम शासक कौन है, हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से हम नृपति भूषण से लेकर के हरिश्चंद्र तक मूल रूप से छिंदक नागवंश पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। ओके, इन्होंने उपाधि क्या धारण करी थी अगर पूछा जाए तो आप करना भोगवती पुरेश्वर। क्या, भोगवती पुरेश्वर। दंडकारण्य, महाकांतार या चक्रकोट क्षेत्र में इन्होंने मूल रूप से शासन किया है। देखिए, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे इनके प्रमुख शासकों के विषय में कि इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं नृपति भूषण से, ठीक है, कि क्योंकि नृपति भूषण ही कौन है भाई, प्रथम शासक हैं। तो ध्यान दीजिएगा
प्रमुख शासकों में पहले शासक हैं, प्रथम शासक हैं नृपति भूषण। अब ध्यान दीजिए, नृपति भूषण ही क्या है भाई, इस वंश के प्रथम राजा हैं। तो इस वंश के प्रथम राजा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि छिंदक नागवंश के प्रथम राजा कौन है, नृपति भूषण है। इनकी जानकारी एर्राकोड तेलुगु अभिलेख से हमको मिलती है। जगदेव भूषण धारावर्ष उत्तराधिकारी थे नृपति भूषण के, इनकी जानकारी हमको बारसूर अभिलेख से मिला है। जगदेव भूषण के सामंत थे चंद्रादित्य। चंद्रादित्य अम्माग्राम का स्वामी था, उसने बारसूर में एक तालाब चंद्रादितेश्वर सरोवर या चंद्रादितेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। तो ध्यान में रखिएगा, धारावर्ष या जगदेव भूषण धारावर्ष नृपति भूषण का क्या था, उत्तराधिकारी था। और जगदेव भूषण धारावर्ष का सामंत कौन था, चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है चंद्रादित्य कौन थे, तो छिंदक नागवंशी राजा जगदेव भूषण धारावर्ष के सामंत थे। सामंत थे। चंद्रादित्य ने चंद्रादितेश्वर या चंद्रादित्य मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने चंद्रादित्य सरोवर का भी निर्माण करवाया था। कहाँ, बारसूर में हम लोग देखते हैं इनकी राजधानी थी। और धारावर्ष चालुक्यों का आश्रित था ऐसा माना जाता है। और बारसूर अभिलेख 1060 ईस्वी से इनके विषय में जानकारियां मिलती हैं। तो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि भाई जो नृपति भूषण हैं, जगदेव भूषण हैं, धारावर्ष जिनको हम लोग कह रहे हैं, ये सभी किसके समकालीन हैं, तो कलचुरियों के समकालीन हैं। और किन के समकालीन हैं, तो चालुक्य शासकों के भी समकालीन हैं आप कह सकते हैं। और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ये धारावर्ष आगे चल करके चालुक्यों के अधीन हो जाता है। और ये धारावर्ष का भी अधीन सामंत कौन होगा, चंद्रादित्य होगा। और चंद्रादित्य ही चंद्रादितेश्वर सरोवर और चंद्रादितेश्वर मंदिर का निर्माण बारसूर में करवाते हैं। बारसूर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कहा जाता है। 11वीं-12वीं शताब्दी में यहाँ 147 मंदिर तथा इतने ही तालाब हुआ करते थे। कहाँ, बारसूर में। आरंग को भी आप लोग को ध्यान में रखना है इस संदर्भ में। लेकिन मंदिरों में स्पेशली प्राचीन समय में अगर पूछा जाता है या प्राचीन समय में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाता है 11वीं-12वीं शताब्दी में, तो बारसूर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कहा जाता है। रतनपुर तालाबों की नगरी रही है ना, लेकिन मंदिरों की नगरी या तालाबों की नगरी 11वीं-12वीं शताब्दी में बस्तर क्षेत्र में अगर हम देखें तो बारसूर को ही कहा जाता था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नृपति भूषण देखा, आपने धारावर्ष को देखा। धारावर्ष के पश्चात हम देखना चाहेंगे मधुरांतक देव। देखिए कौन है भाई, मधुरांतक देव। नाम भी बड़ा प्यारा है, मधुरांतक देव। तो मधुरांतक देव व धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर के साथ युद्ध हुआ था मधुरांतक का। और धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात मधुरांतक देव शासक बन जाता है। और धारावर्ष की मृत्यु के बाद मधुरांतक देव ने चोल शासन के सहयोग से शासन किया। मधुरांतक का अर्थ होता है मदुरई मंडल का विजेता, मदुरई का विजेता, दक्षिण का विजेता। ठीक है, राजेंद्र चोल के साथ इनका घनिष्ठ संबंध था ऐसा माना जाता है। राजपुर ताम्रपत्र जो कि जगदलपुर से प्राप्त हुआ है, यहां से हमको मधुरांतक देव के विषय में जानकारी मिलती है। भ्रमरकोट मंडल स्थित राजपुर को इन्होंने दान दे दिया था। और इनके शासन काल में राजपुर में नर बलि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से कि ऐसा कौन सा छिंदक नागवंशी शासक है जिनके विषय में हमें नर बलि प्रथा के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आप कहेंगे वह शासक है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव किसके अधीन शासन करता था, तो एक प्रकार से मदुरई मंडल का विजेता कहलाता था। राजेंद्र चोल यानी चोल शासकों के कंट्रोल में ये शासन करता था। उनका आप कह सकते हैं सामंत था एक प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे
कुछ और भी महत्वपूर्ण राजाओं के विषय में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोमेश्वर देव के समय में युद्ध हुआ था, फिर मधुरांतक देव कुछ समय के लिए शासन करने आ गया था, लेकिन सोमेश्वर देव क्या करेंगे ना, मधुरांतक देव से पुनः अपना जो पिता का राज्य है उसको वापस प्राप्त कर लेगा और विजय अभियान चलाएगा। पहला विजय अभियान तो यही रहेगा कि अपने राज्य को वापस करे, राज्य को वापस प्राप्त करे, किससे? मधुरांतक देव से। तो मधुरांतक देव की हत्या करके ये जो है दिव्य वन खांडव वन को जला देते हैं और उड्र विजय करेंगे, फिर वेंगी विजय किया जाएगा, फिर लेमड़ा विजय, लांजी विजय, वज्र विजय, भद्रपतन विजय और रतनपुर के शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित करेंगे। इतना पावरफुल अपने आप को समझने लगा था सोमेश्वर देव प्रथम, जो कि किसका पुत्र था भाई? एक प्रकार से धारावर्ष का पुत्र था। अब देखो यहां पर हम लोग देखना चाह रहे हैं मधुरांतक देव ने सोमेश्वर देव को शासन न करके खुद शासन करना चालू किया, लेकिन मधुरांतक देव को परास्त किसने किया? फिर से इसकी हत्या किसने कर दी? सोमेश्वर देव प्रथम ने। अब सोमेश्वर देव प्रथम इतना ज्यादा विजय अभियान किया कि ये भी भूल गया कि मैं पंगा किससे ले रहा हूं, और पंगा ले बैठा किससे? रतनपुर के शासक पृथ्वीदेव प्रथम से। ये जान नहीं रहा है कि इसका लड़का महाखतरनाक, इसका लड़का है जाजल देव प्रथम, जो इसको छोड़ेगा नहीं आगे चल करके। समझ रहे हो? तो सोमेश्वर देव प्रथम की हम बात करें, सोमेश्वर देव प्रथम जो है रतनपुर के पृथ्वीदेव प्रथम को भी पराजित कर डालते हैं। जोश जोश में होश गंवा बैठेंगे आगे चल करके, इसका भुगतना भुगता जाएगा इनको, है ना? क्योंकि आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि सोमेश्वर देव प्रथम, है ना, सोमेश्वर देव प्रथम के संदर्भ में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो स्पेशली अगर हम बात करें जाजल देव प्रथम आक्रमण करेंगे सोमेश्वर देव प्रथम, उनकी पूरी फैमिली को जो है बंधक बनाएंगे। इनकी जो मैया है गुंड महादेवी, उनके अनुरोध करने पर, क्षमा विनती करने पर जाकर के इनके सब परिवार को छोड़ा जाता है जाजल देव प्रथम के द्वारा। महान शासकों में से एक माना जाता है, कलचुरी शासकों में से। स्पेशली मैं इंप्रेस्ड रहता हूं हमेशा जाजल देव प्रथम से, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार का लाइफ जिया है। उन्होंने बचपन में खेला कूदा मौज मस्ती किया, ठीक है, उसके बाद फिर अपने ऐश्वर्य का, अपने ज्ञान बुद्धि बल का परिचय दिया अपनी युवावस्था में, फिर कुछ किशोरावस्था में उन्होंने राजपाट करना प्रारंभ किया और एक बहुत ही जबरदस्त शासन किया, विजय अभियान किया एक से एक, है ना। तो शौर्य बल का भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अंतिम समय में मकरध्वज नामक जोगी के साथ वह वन को चले गए और वापिस कभी लौट करके नहीं आए। तो ऐसा महान शासकों में से एक जाजल देव प्रथम हुए हैं, जो आगे चल करके इनके जो जाजल देव प्रथम के पिता कौन, पृथ्वीदेव प्रथम को जब पराजित किया जाएगा, किसके द्वारा? सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा, तो बया जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा जाजल देव प्रथम का। वो इनको क्या, इनके पूरे फैमिली को बंदी बना लेंगे और इनकी जो मैया हैं गुंड महादेवी, उनके अनुरोध पर ही इनको छोड़ा जाता है, इनके सपरिवार को छोड़ा जाता है। लेकिन वार्निंग दे करके, आंख उठा करके देखेगा बाबू, तुम्हारा आंख निकाल लिया जाएगा। समझ रहे हो? ऐसी महान राजाओं में से एक रहे हैं। लेकिन सोमेश्वर देव प्रथम को भी हम महान राजाओं में से एक मान सकते हैं, क्योंकि न केवल ये दक्षिण क्षेत्र पर पूरा अपना आधिपत्य स्वीकार कर पाए, अपने क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित कर पाए, महाभावगुप्त चतुर्थ को इन्होंने पराजित किया, उद्योत केसरी को इन्होंने पराजित किया, तो कोई अरे गहरे शासक तो थे नहीं, बहुत ही महान शासकों में से एक थे। लेकिन इनसे भी महाशक्तिशाली शासक कौन थे? 1200 वर्षों तक शासन करने वाले राजाओं में से एक जाजल देव प्रथम, जो आगे चल करके इनको पराजित कर देंगे। क्लियर? इतिहास हमें यही सिखाता है कि आप गलतियां करते हैं और गलतियों का परिणाम एक न एक दिन आपको भुगतना पड़ता है। समझ रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी सो शैलियो रीप। इनके पिता कौन है? धारावर्ष। माता का नाम गुंड महादेवी। पुत्र इनके कौन होंगे? कन्हर देव। निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या करवाया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इनका निर्माण कार्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। नारायण पाल यानी विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर जो है ना, गुंड महादेवी को बहुत पसंद था। मतलब विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कौन? गुंड महादेवी, सोमेश्वर देव जी की मैया।
तो इसी नाम से नारायण पाल बस्तर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवा दिया गया सोमेश्वर देव के द्वारा। मंदिर निर्माण गुंड महादेवी भगवान विष्णु के भक्ति को देखकर के निर्माण करवाया गया था। ये जो है महाराजा धीराज परम भट्टारक परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इसी नाम से सोमेश्वर देव प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो कुरुषपाल अभिलेख किससे संबंधित है ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। महान शासकों में से एक छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोमेश्वर देव प्रथम ही छिंदक नागवंशी शासकों में से एक रहे हैं जिन्होंने महाराजा धीराज परम भट्टारक परम महेश्वर की उपाधि धारण करी। इन्होंने बिलासपुर से इनका जो स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है और कुरुषपाल अभिलेख से हमें मुख्य रूप से सोमेश्वर देव प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कन्हर देव प्रथम के विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कन्हर देव इनका क्या था, पुत्र था सोमेश्वर देव प्रथम का। तो इनके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेना चाहेंगे। कन्हर देव प्रथम, उसके बाद फिर सोमेश्वर द्वितीय, उसके बाद फिर नरसिंह देव, इनके विषय में भी हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। कन्हर देव प्रथम को थोड़ा समझिए आप लोग। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है इनके सामंत थे जगपाल देव ने 1145 में चक्रकोट में आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित किया था। कुरुषपाल एवं राजपुर अभिलेख इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुरुषपाल अभिलेख परम प्रतापी राजा के रूप में हमें इनके विषय में जानकारी मिली है। इनकी माता थी महादेवी, पुत्र थे सोमेश्वर द्वितीय। ठीक है, कन्हर देव काट दीजिएगा। तो यहां पर आप लोग कुछ बातें समझिएगा, यहां पर कुछ बातें आप लोग समझिए। कन्हर देव प्रथम, कन्हर देव देखो, कन्हर देव सोमेश्वर देव के पुत्र हैं। पहले ही जाजल देव ने समझा रखा था, आंखों की गोटियां बना के खेलूंगा अगर तुम दोबारा ताय फाय किए तो। लेकिन कन्हर देव नहीं माना। कन्हर देव फिर से कहीं ना कहीं अपने पिता के बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा था और अपने भुज बल बाहुबल के द्वारा ये कोशिश करने लगा कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, कलचूरियों को। लेकिन आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीदेव प्रथम के ही जो सामंत थे, जिनका नाम क्या था, जगपाल देव ने, अब देखो राजा लोग तो इतने पावरफुल हो गए थे कलचूरी राजा कि वो लोग तो ऐसे छोटे मोटे राजाओं से उलझते नहीं थे, अपने सामंतों को ही भेज दे, जाओ बेटा तुम ही झगड़ा करके आओ। तो इनके सामंत थे जगपाल देव, यही आए और इनको हरा करके पराजित करके फिर से वापस चले गए कन्हर देव। लेकिन कन्हर देव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर इन द साउथ रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो कन्हर देव को महाप्रतापी राजा कहा गया है कुरुषपाल अभिलेख में। इनके बाद सोमेश्वर देव द्वितीय की बात करें तो कन्हर देव के पश्चात सोमेश्वर देव द्वितीय राजा बनते हैं। पत्नी का नाम था इनका गंग महादेवी, और आगे चल करके फिर नरसिंह देव माणिक्य देवी के पुजारी बनते हैं। आगे चल करके जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि माणिक्य देवी इनकी कुल देवी थी छिंदक नागवंशियों के, जो कि आगे चल करके दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी के नाम से जाने जाएंगी। क्लियर। स्रोत क्या है भाई, दंतेवाड़ा का स्तंभ अभिलेख हमको माणिक्य देवी के विषय में जानकारियां प्रदान करता है। क्लियर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के विषय में बात किया जो कि छिंदक नागवंशी के प्रमुख राजाओं को समझाते हैं। आगे चल करके इसमें कुछ और भी राजा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये राजाओं का क्रम कहां तक जाकर के रुकेगा, नृपति भूषण से प्रारंभ होंगे और राजा हरिश्चंद्र तक जाकर के विराम होंगे। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कन्हर देव द्वितीय के विषय में। तो इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया। राजधानी इनकी पहले कहां थी, राजधानी इनकी चक्रकोट थी। राजधानी इनकी क्या थी, चक्रकोट थी।
चक्रकोट मतलब बारसूर क्षेत्र। देखो सबसे पहला राजधानी इनका एग्जैक्ट चक्रकोट में था, फिर दूसरा राजधानी इनका बारसूर हुआ और तीसरी राजधानी इन्होंने एग्जैक्ट कहां बना दिया, दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो इस प्रकार से बारसूर अभिलेख से हमको कन्हर देव द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। अंतिम में राजा होते हैं कौन, जिनका नाम है हरिश्चंद्र। क्या नाम है भाई, राजा हरिश्चंद्र अंतिम शासक माने जाते हैं। इनको अन्नम देव ने हराया। अन्नम देव कौन है जरा बताओ। अन्नम देव काकती वंश में एक महान राजाओं में से एक माने जाते हैं। 1324 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव कौन रखेंगे, अन्नम देव ही रखेंगे। और अन्नम देव की बेटी से ही, अन्नम देव की बेटी का नाम क्या है, चमेली देवी। तो अन्नम देव पहली बात तो हरिश्चंद्र देव को मार डालेंगे और हरिश्चंद्र देव को मारेंगे आधी रात्रि में, धोखे से मारते हैं। कौन, अन्नम देव। अन्नम देव कौन से वंश के शासक हैं, काकती वंश के शासक हैं। काकती वंश कहीं ना कहीं चालुक्यों से संबंध रखते थे। तो अन्नम देव जो कि काकती वंश के राजा हैं, ये आधी रात को 1324 ईस्वी में हरिश्चंद्र देव को मार डालते हैं और उनकी बेटी चमेली देवी से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और चमेली देवी से विवाह करके फिर इस क्षेत्र में काकती वंश की नींव रख देंगे। यानी कि एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो, बस्तर में काकती वंश का पूर्ववर्ती वंश कौन है, तो आप कहेंगे कि छिंदक नागवंश है। ठीक, और छिंदक नागवंश का पूर्ववर्ती कौन रहा है, तो नल वंश रहा है। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। अन्नम देव अर्धरात्रि किले में प्रवेश करके हरिश्चंद्र को मार डालते हैं। अंतिम शिलालेख हम टेमरा शिलालेख से हम इनको जानकारी प्राप्त हमको स्पेशली हुआ है 1324 में। और देखना, यही जो टेमरा शिलालेख है, इसी को हम इस सती स्मारक शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। और चक्रकोट शब्द का प्रयोग भी हमको सती स्मारक शिलालेख में प्राप्त होता है। इसको आप, मैं कहूंगा कि मोस्ट आईएमपी लिख लिए रहिए। यहां से प्रश्न बन सकता है कि आपका प्रश्न बनेगा कि भाई जो छिंदक नागवंशी राजा हैं, छिंदक नागवंशी राजा में अंतिम राजा कौन है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र 1324 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका जो शिलालेख है 1324 का, उसको हम टेमरा शिलालेख कहते हैं। टेमरा शिलालेख को ही सती स्मारक अभिलेख कहा गया है। और यही सती स्मारक अभिलेख में सर्वप्रथम चक्रकोट शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। इन राजाओं ने इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या क्या स्थापत्य कराया था, इन स्थापत्य को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला आपको ध्यान में रखना है चंद्रादित्येश्वर या चंद्र आदित्य मंदिर, जिसको हम शिव मंदिर भी कहते हैं। चंद्रादित्य धारावर्ष का सेनापति था, निर्माण कराने वाला। फिर दूसरा स्थापत्य है चंद्रादित्य सरोवर, यह भी धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य के द्वारा बनवाया गया। बत्तीसा मंदिर, कई बार ऐसा प्रश्न नहीं पूछता कि भाई बत्तीसा मंदिर कहां है करके, तो बत्तीसा मंदिर कहां है करके नहीं पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा भगवान शिव का जुड़वा मंदिर बस्तर में किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो आप कहना बत्तीसा मंदिर को कहा जाता है सोमेश्वर देव प्रथम की माता श्री गंग महादेवी के द्वारा बत्तीसा मंदिर को निर्माण करवाया गया था। वहीं अगर हम बात करें विशाल गणेश प्रतिमा की, तो बाणासुर नामक राजा ने इसको बनवाया। नारायण पाल बस्तर का विष्णु मंदिर सोमेश्वर प्रथम देव ने। नारायण पाल का जो बस्तर में जो विष्णु मंदिर है, सोमेश्वर देव की मैया गुंड महादेवी बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु जी की, और इसी नाम से उनके कहने पर ही सोमेश्वर देव प्रथम ने बस्तर नारायण पाल का विष्णु मंदिर बनवाया। आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे, यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, मामा भांजा मंदिर कौन से शताब्दी से संबंधित है, 11वीं 12वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर कौन से शताब्दी से संबंधित है, 11वीं 12वीं शताब्दी से संबंधित है। अब देखना, मामा भांजा मंदिर वन ऑफ द एंशिएंटेस्ट टेम्पल है, जो कि बारसूर में गणेश व नरसिंहनाथ की प्रतिमा यहां पर है। मामा भांजा मंदिर में नरसिंहनाथ और गणेश जी का प्रतिमा है ना, मामा और भांजा
इस प्रकार से देखो, मामा भांजा गणेश जी और नरसिंहनाथ मामा भांजा के रूप में मामा भांजा मंदिर यहाँ पर बनवाया गया। छिंदक नागवंशी शासकों ने ही कई वर्षों में इसको कंप्लीट करवाया था। ढोलकल गणेश प्रतिमा की बात करें दंतेवाड़ा में, तो छिंदक नागवंशियों का ही यह मंदिर बनवाया गया है। क्लियर? आगे देखो, यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन पर मैं बात करूंगा। पहली तो ये जो शैव धर्म के अनुयायी थे, पहला आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये, छिंदक नागवंशी शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो माता वर्ग थे वो लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। तो आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि छिंदक नागवंशी दोनों धर्म को स्वीकार करने लग गए, शैव धर्म को भी और वैष्णव धर्म को भी। बस्तर के नागवंशी शासकों की दो शाखाएं थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रथम शासक का जो चिन्ह है सावक संयुक्त व्याघ्र था, और दूसरी शाखा का चिन्ह कमल कदली पत्र था। ठीक, तो इसको मोस्ट आईएमपी लिख लो आप लोग, मोस्ट आईएमपी लिख लो, आईएमपी, इसको आप लिखिएगा मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी क्या है भाई? क्योंकि बस्तर में जो छिंदक नागवंशी शासक रहे हैं इनकी दो शाखाएं थी। प्रथम शाखा जो है सावक संयुक्त व्याघ्र और दूसरी शाखा क्या थी? कमल कदली पत्र थी। क्लियर? इस युग में इस प्रकार नाग युग में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत एवं तेलुगु भाषा की मान्यता थी। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो बस्तर क्षेत्र है यानी इंद्रावती के उत्तर वाले क्षेत्र में संस्कृत और देवनागरी लिपि का उपयोग होता था, और दक्षिण में यानी आंध्रा और तेलंगाना प्रदेश में हम लोग देखते हैं तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि का प्रयोग राजकाट की भाषाओं में किया जाता था। इस प्रकार से इस नागवंश युग में संस्कृत और तेलुगु दोनों प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। छिंदक नागवंशी की बात करें तो पदवी छिंदक कुल, कमल भास्कर एवं छिंदक कुल तिलक, इस प्रकार के पदवी से लेकर के सुशोभित होते थे। ठीक है, 3 पदवी पर आप लोग ध्यान में रखना। छिंदक कुल 1 हो गया, कमल भास्कर 2 हो गया, और छिंदक कुल तिलक ये 3 प्रकार की जो पदवी थी ये छिंदक नागवंशियों की मूल रूप से मानी जाती है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ें। देखो, इसके बाद हम देखना चाहते हैं तेलुगु के चोडगंग वंश। चोडगंग वंश में आपको राजाओं के नाम पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखना राजाओं के नाम को। तेलुगु के चोड वंश के विषय में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा के सोनपुर से लेकर के बस्तर के कुछ क्षेत्र में इन लोग शासन कर रहे थे। अब देखना, यहां पर हम ये छत्तीसगढ़ बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में ये एरिया बस्तर का है, ये एरिया आपका उड़ीसा का है, ये आंध्र प्रदेश, कुछ क्षेत्र तेलंगाना, और ये आपका बस्तर, और ये उड़ीसा। तो लगभग इसी बीच के एरिया में, मतलब तेलुगु चोडगंग वंश का नाम छत्तीसगढ़ में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये छोटा सा जो बस्तर वाला एरिया है ना, उड़ीसा में भी इनका साम्राज्य था, आंध्र प्रदेश में भी था, और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में तेलुगु के चोडगंग वंश ने या चोड वंश ने शासन किया है। इसी नाम से उड़ीसा के स्वर्णपुरी से लेकर के बस्तर के कुछ क्षेत्र तक हम तेलुगु चोडगंग वंश को पढ़ते हैं। यहाँ के शासकों में सोमेश्वर तृतीय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, सोमेश्वर तृतीय, है ना। इन्होंने चक्रवर्ती की उपाधि धारण करी थी, तो ये इंपॉर्टेंट। राजा हरिश्चंद्र ने भी चक्रवर्ती की उपाधि धारण करी, चक्रवर्ती राजा बोलते थे। सोमेश्वर तृतीय भी चक्रवर्ती की उपाधि धारण कर रहे हैं। इसके बाद के जो राजा हैं, यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धारल्लदेव, इनकी विषय में हमको राजाओं का नाम जनरली पूछा गया है। यशोराज धारल्लदेव, यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धारल्लदेव। सोमेश्वर देव तृतीय ने चक्रवर्ती की उपाधि धारण करी थी। तेलुगु चोड वंश के विषय में हमको जानकारी महोदा ताम्रपत्र से मिलता है।
तो इन तीनों बातों को आप लोग स्पेशली याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक जी? सबको समझ में आ गया? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मूल रूप से अभी तक हम लोगों ने स्पेशली समझने का प्रयास किया है कि भाई छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख राजवंश, छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख राजवंश जो कि बस्तर में रहे हैं। अब देखना, पुनः एक बार मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बस्तर के काकतीय वंश से चालुक्य वंश पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पुनः एक बार आप लोग सुन लो जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिवाइज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, आपने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में तीनों कालक्रम में, जैसे कि अगर हम कहें प्राचीन छत्तीसगढ़, फिर मध्यकालीन छत्तीसगढ़, आप लोग इसे दिमाग में ध्यान में रखेंगे और बताएंगे, है ना? प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ और आधुनिक छत्तीसगढ़। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में हमने कौन से शासकों के विषय में पढ़ा है? तो हम लोगों ने देखा है मूल रूप से नल वंश, यानी इसे ही हम नल डायनेस्टी भी कहते हैं, नल वंश। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, अभी पढ़ा, छिंदक नागवंश। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश में। जब भी फड़ी नागवंश की बात करेंगे ना, जब भी हम फड़ी नागवंश की बात करते हैं तो आपको बात करना है किसके विषय में? कवर्धा। कवर्धा में क्या? फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश। तो फड़ी नागवंश अलग है भाई, प्रीवियस क्लास में जाकर के देखना, ये कवर्धा की बात हो रही है। अभी हम लोग बस्तर की बात कर रहे हैं। बस्तर को और किन किन नामों से जाना जाता है बताओ? बस्तर को ही महाकांतार कहा जाता है। महाकांतार कौन से युग में कहा गया? महाकांतार। तो बस्तर को महाभारत काल में, दंडकारण्य रामायण काल में कहा गया, दंडकारण्य। मैं कभी आपको बस्तर का इतिहास पढ़ाऊंगा, है ना? लास्ट क्लास में बस्तर के इतिहास पर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बस्तर कैसे नाम पड़ा, बस्तर क्या है, क्यों बस्तर इसे कहते हैं, है ना? आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने एक तो यहां पर एक और देखिएगा, इसका कुछ अंश, मध्यकाल का कुछ अंश आपको काकतीय वंश में भी देखना है। काकतीय अभी हम लोग पढ़ेंगे, काकतीय वंश, है ना? काकतीय वंश। लेकिन जो अधिकतर पार्ट है, निर्णायक पार्ट है आधुनिक छत्तीसगढ़ में, हम लोग काकतीय वंश को पढ़ेंगे। और काकतीय वंश में फिर हम, सीधी सी बात है, काकतीय वंश के लास्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ में, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ते पढ़ते ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर भी बात करेंगे। ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन के विषय में हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट जो भी आने वाली क्लासेस है, आप लोग आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम बहुत ही डिटेल में आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको नल वंश प्रीवियस क्लास जाकर के जरूर देखना, समझ में आया होगा। आज हम लोग ने छिंदक नागवंश, नृपति भूषण से लेकर के राजा हरिश्चंद्र तक देखा। फिर हम तेलुगु के चोड़ वंश, सोमेश्वर तृतीय के अलावा और कुछ राजा, यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धारलदेव, महुदा ताम्रपत्र से इनके विषय में जानकारी मिली है, इसको हम लोगों ने देखा। आधुनिक छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ से ही स्टार्ट करेंगे काकतीय वंश को, और इसके अंतिम तक हम आधुनिक छत्तीसगढ़ में जाते जाते काकतीय वंश पर ब्रिटिश नियंत्रण को देखते हुए फिर आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ में मूल रूप से छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जनजाति विद्रोहों पर भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास हमारी अब बस्तर में काकतीय वंश या चालुक्य वंश पर होने वाली है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हैव अ ग्रेट डे।